हाँ जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस। सेक्शन 154 to 176 डील्स विद इन्वेस्टिगेशन। हाँ जी, द टर्म इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। प्री का क्वेश्चन है ये तो। हाँ जी, द टर्म इन्वेस्टिगेशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? Ma'am, 2H. Excellent. Section 2H talks about investigation. हाँ जी, इन्वेस्टिगेशन का जो मेन पर्पस है वो क्या है? टू कलेक्ट एविडेंसेस। हाँ जी, इस पे हम ऑलरेडी केस कर चुके हैं, ऋषि भट्ट का केस 1995, जहां पे कोर्ट ने बताया था कि इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पुलिस क्या क्या करती है। फर्स्टली, जैसे उसके पास FIR आती है, वो स्पॉट पे प्रोसीड करती है, वहां पे एविडेंसेस या विटनेसेस से बात करती है, उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करती है, एक्यूज को अरेस्ट किया जाता है। क्लियर है? उसके बाद जितना भी अगर कोई मटेरियल एविडेंस है उनको कलेक्ट करते हैं, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, फिर चार्जशीट बना के हम किसको, कोर्ट को चार्जशीट सबमिट करते हैं, उस पे कोर्ट कॉग्निजेंस। ये यहाँ तक इन्वेस्टिगेशन होती है टिल द फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। ये हमारा एंड होता है जब हमने चार्जशीट फाइल कर दी। जनरली हम कहते हैं चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है, बट 173 सबसेक्शन 8 हमें अलाउ करता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। इट मीन्स अगर हमने चार्जशीट फाइल कर भी दी है, उसके बाद भी अगर पुलिस वालों को कुछ और एविडेंस मिलता है विद रिगार्ड टू एन ऑफेंस, या कोई और एविडेंस या विटनेस की स्टेटमेंट है, वो भी वो रिकॉर्ड करके सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देते हैं। क्लियर है? जब चार्जशीट फाइल हो जाती है, वहां पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो मेन रोल है पुलिस का। पुलिस हैंडल करती है। चार्जशीट फाइल होने के बाद वो किसकी जुरिडिक्शन में चला जाता है? मैजिस्ट्रेट की। उसके बाद कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है? नो, इंक्वायरी स्टेज। इंक्वायरी स्टेज पे कोर्ट देखती है कि सफिशिएंट मटेरियल है, क्या कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, और उसी स्टेज पे इश्यू ऑफ प्रोसेस किया जाता है। ट्रायल स्टेज हम कहते हैं कि स्टार्ट होती है विद फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। इन चार्जशीट फाइल होने के बाद और ट्रायल स्टार्ट होने से पहले जो स्टेज आती है उसे कहते हैं हम इंक्वायरी स्टेज। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कौन करता है? पुलिस करती है। उसमें हम कहते हैं कि कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। हमने अभी लास्ट क्लास में बेल का टॉपिक करते हुए हमने ये जजमेंट भी की थी, जहाँ पे जजमेंट का नाम भूल गई, उसमें हमने किया था ओवरलैपिंग नहीं है। हाँ, जिसमें था कि जो मजिस्ट्रेट है जनरली, या कोर्ट है, हायर कोर्ट्स भी हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करती अनलेस एंड अनटिल ये प्रूव कर दिया जाए कि जो पुलिस है वो अपनी पास मैलाफाइडली एक्ट कर रही है, या पुलिस मैलाफाइडली एक्ट कर रही है, या अपनी पास ठीक से यूज नहीं कर रही है। ओनली इन दैट केस कोर्ट इंटरफेयर करती है, वरना जो इन्वेस्टिगेशन है वो सोल पर्पस किसका है? पुलिस का है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। हाँ जी, कोई भी केस स्टार्ट होने से पहले हमने 3 तरीके किए थे। किसी भी केस का ट्रायल है जो कोर्ट में होता है वो 3 तरीकों से स्टार्ट हो सकता है, जिसकी रेफरेंस हमें मिलती है सेक्शन 190 में, जहाँ पे कॉग्निजेंस और बाय कोर्ट की बात की है। कोर्ट किन बेसिस पे कॉग्निजेंस लेती है केस का? फर्स्ट है पुलिस रिपोर्ट, सेकेंड इज कंप्लेंट, थर्ड इज सू मोटो। हाँ जी, जब पुलिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स द केस स्टार्टेड विद द फाइलिंग ऑफ FIR। सेकेंड है कि जब भी कोई ऑफेंस हुआ या तो पर्सन FIR फाइल करेगा, जो कि पुलिस के पास रिकॉर्ड होती है। सेकेंड ऑप्शन जो है कि वो सीधा मजिस्ट्रेट के पास मूव कर जाए और क्या करे? अपनी कंप्लेंट रिकॉर्ड करवा दे। ये 2 टर्म्स डिफरेंट है, याद रखना है। FIR एंड कंप्लेंट। जो FIR रिकॉर्ड करवाता है उसे कहते हैं इंफॉर्मेंट, और जो कंप्लेंट रिकॉर्ड करवाता है उसे कहते हैं कंप्लेनेंट। ये 2 टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज नहीं होंगे। क्लियर है? थर्ड जो वे है वो है सू मोटो। हाँ जी, आपने देखा होगा, अभी तो हम मजिस्ट्रेट की बात करें, अदरवाइज सुपीरियर कोर्ट पे कॉग्निजेंस सू मोटो ले लेती हैं।
हाँ जी, वो कहाँ पे है? रामलीला मैदान केस याद है, जहाँ पे पुलिस ने सोए लोगों पे, रामदेव आई थिंक कोई प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था रामदेव बाबा ने, लोग सो रहे थे, रात को ही लाठीचार्ज कर दिया सोते हुए लोगों पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुमोटो कॉग्निजेंस लिया, उन्होंने खुद ही इस पे एक्शन लिया। फिर एक केस था जहाँ पे वेस्ट बंगाल का केस था ये, जहाँ पे एक लेडी के आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप था। ये फैक्ट जब डिस्क्लोज हुआ तो पंचायत होती हैं गांव में, जनरली जो ये मैटर्स होते हैं वो पंचायत डील करती हैं, जो गांव के जितने भी मैटर्स होते हैं सिविल क्रिमिनल वो पहले पंचायत के पास जाते हैं। वहां पे पंचायत ने लेडी को सबक सिखाने के लिए उसका गैंग रेप अलाउ किया, और गैंग रेप करने वाले थे पंचेस जो पंचायत होल्ड करते हैं। उन्होंने कहा इस लेडी को सबक सिखाने का तरीका है कि इसके साथ गैंग रेप किया जाए। ये स्टोरी कवर की फॉरेन की किसी मैगजीन में, इस पे फिर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया सुमो पे। इस पे कोई एफआईआर कंप्लेंट नहीं हुई है, इस आर्टिकल के बेसिस पे जो मैगजीन में हुआ उस पे एक्ट किया कोर्ट ने और इस पे कॉग्निजेंस ली। क्लियर है? इट मीन्स जो थर्ड है, अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऑफेंस हो रहा है या उसको कोई इंफॉर्मेशन खुद से पता चली है, उस केस में मजिस्ट्रेट खुद भी डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकते हैं ऑन इट्स ओन इंफॉर्मेशन। क्लियर है? 3 तरीके हैं। आज हम बात करेंगे फर्स्ट, दैट इज एफआईआर। हाँ जी, सेक्शन 154 जो इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन 154 डील्स विद इंफॉर्मेशन टू कॉग्निजेबल offenses. हाँ जी, the term cognizable is defined under which section? 2C. हाँ जी, क्या डिफाइन किया हुआ है? क्या होते हैं cognizable cases? those cases where जो arrest है वो without warrant। हाँ जी, cognizable cases हैं जहाँ पे पुलिस हैज द पावर टू मेक एन अरेस्ट विदाउट वारंट। जो बाकी के केसेस हैं वो क्या है? नॉन कॉग्निजेबल केसेस हैं। तो आज हम, और दोनों में और मेजर अदर डिफरेंस क्या है, जो कॉग्निजेबल है हम उनको मोर सीरियस मानते हैं एज कम्पेयर टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस। क्लियर है? थर्ड डिफरेंस क्या था? पनिशमेंट का भी है कि जो शेड्यूल लास्ट में दिया हुआ है, शेड्यूल 3 में शायद, कि जो शेड्यूल 3 या 2 शेड्यूल 2 में जब आईपीसी के खत्म होते हैं तो उसके बाद दिया हुआ है कि जिन अदर एक्ट्स में पनिशमेंट है वो जब 3 साल से ज्यादा है वो शेड्यूल 1 के एंड में दिया हुआ है। हाँ जी, जो अदर डिफरेंस है ये तो चलो बाकी एक्ट्स के रिगार्डिंग जो मेन डिफरेंस है थर्ड, दैट इज विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिगेशन। सेक्शन 155 उसमें क्या हुआ है, सॉरी 156 कि जो इन्वेस्टिगेशन है विद रिगार्ड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो तो पुलिस डायरेक्ट खुद स्टार्ट कर सकती है, बट इन केस ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस के पास पावर नहीं है टू इन्वेस्टिगेट अ केस अनलेस इट इज ऑर्डर्ड बाय द मजिस्ट्रेट। क्लियर है? ये 3 मेन डिफरेंसेस हैं। हाँ जी, सेक्शन 154 डील करता है कॉग्निजेबल केसेस की। हाँ जी, जब भी कोई ऑफेंस हुआ है या तो वो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। जो लेबमैन है वो क्या करता है, सबसे पहले पुलिस के पास जाएगा। हाँ जी, पुलिस के पास जाने के बाद पुलिस वाला देखेगा कि ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। हाँ जी, अगर तो वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उस केस में तो पुलिस रिकॉर्ड करती है एफआईआर। एफआईआर टर्म यूज नहीं है सेक्शन 154 में, लेकिन हम उसे इन शॉर्ट फॉर्म सेक्शन 154 डील्स विद एफआईआर ही कहते हैं, क्योंकि जिससे वो डील करता है वो क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस विद रिगार्ड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसीलिए हम उसे एफआईआर कहते हैं। एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस रिकॉर्ड करती है एफआईआर। अगर जो पर्सन है, विक्टिम है, जो वो बता रहा है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसमें कोर्ट क्या रिकॉर्ड, पुलिस क्या रिकॉर्ड करती है, डीडीआर। डीडीआर उसमें ये डायरी होती है जो पुलिस वाले हर पुलिस स्टेशन में मेंटेन की जाती है, 2 रजिस्टर, एक एफआईआर का एक डीडीआर का। कह सकते हैं क्योंकि उसमें जितने भी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो रजिस्टर है वो डीडीआर में रिकॉर्ड होते हैं, और जो एफआईआर है उसमें कॉग्निजेबल केसेस हैं। क्लियर है? पहले हम प्रोविजन रीड करते हैं
उसके बाद हम एफआईआर को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। क्लियर? शिफाली रीड करो सेक्शन 154। Section 154, Information in Cognizable Cases. Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given orally to an officer in charge of a police station, shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information, given in whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in the book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf. बस शिफाली यहीं। हाँ जी, सब सेक्शन 1 को अगर हम रीड करें, इसमें दो मेन चीजें हैं जो डील की हुई हैं। फर्स्टली इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन टू दी कॉग्निजेबल ऑफेंस। फर्स्ट कि जो इंफॉर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए। सेकेंड उन्होंने बताया है प्रोसीजर। प्रोसीजर बताया कि साइंड होना चाहिए, रिटर्न में रिड्यूस करना है, रजिस्टर मेंटेन किया हुआ जो उसके, और जो प्रिस्क्राइब फॉर्म, यही बताया। इट मींस इसमें सिर्फ इतनी जो नॉलेज मिलती है कि एफआईआर जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, और उसका प्रोसीजर क्या फॉलो करना है जब कोई आपको एफआईआर दे, पुलिस क्या प्रोसीजर फॉलो करती है। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है कि एफआईआर का पर्पस क्या है, एफआईआर रिकॉर्ड ही क्यों करवाई जाती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। जो एफआईआर टर्म है, याद रखना, ये कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, ना ये टर्म यूज की गई है कहीं पे। हम सेक्शन 154 की जो प्रोविजन है उसको हम कहते हैं कि ये एफआईआर से डील करती है। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग या कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर है, लेकिन रिकॉर्ड क्यों करनी है, क्या फर्क पड़ेगा उससे, क्यों आप जाके एफआईआर लिखवाते हो? मैम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मशीनरी को स्टार्ट करने का एक तरीका होता है। फर्स्टली कि हम एफआईआर इज द फर्स्ट स्टेप। जब तक एफआईआर नहीं होगी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी इंक्वायरी स्टेज नहीं पहुंचेंगे, इंक्वायरी नहीं होगी तो ट्रायल नहीं होगा, फिर कन्विक्शन या एक्विटल जो भी ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इट मींस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किक स्टार्ट देने का सबसे पहला क्या है, वे एफआईआर लॉन्च करवानी है। इट मींस टू स्टार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। सेकंड, हाँ जी हाँ जी, फर्स्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस लॉ एंड ऑर्डर से डील करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स, उनको पता रहता है कि उनके एरिया में कितना क्राइम है कितना नहीं है, तो वो लॉ एंड ऑर्डर को जो लायबल है मेंटेन करने के लिए उनको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहती है एफआईआर से कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द एरिया। थर्ड जो पर्पस है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसने केस को ट्रायल करना है, उसको ये पता चल जाता है कि इनिशियल पोजीशन क्या थी, इनिशियल फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या थी। मेन पर्पस ये है। क्लियर है? फोर्थ, एक्यूज को पता चल जाता है कि क्या इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे अगेंस्ट केस स्टार्ट हुआ है, क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्शन के अंडर मेरे अगेंस्ट केस स्टार्ट हुआ। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। हाँ जी, एफआईआर की जनरली 5 कॉपीज बनाई जाती हैं, 5 कॉपीज होती हैं। हाँ जी, एक कॉपी जो पुलिस स्टेशन में ही रहती है, एक कॉपी हमने सेक्शन 154 में करेंगे, इंफॉर्मेंट को दी जाती है, इंफॉर्मेंट को दी जाती है। थर्ड कॉपी, हाँ जी, कहाँ जाती है? मैम, एक इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाती है। इलाका मजिस्ट्रेट जेएमआईसी के पास जाती है। और मैम, एक एक्यूज्ड को भी मिलती है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सेक्शन 207 टॉक्स अबाउट इट।
हाँ जी, हमने जब कहा चार्जशीट फाइल होने के बाद इंक्वायरी स्टेज आती है, वहां पे कोर्ट अगर कॉग्निजेंस लेती है तो वो इश्यू ऑफ प्रोसेस करती है। इश्यू ऑफ प्रोसेस होता है जब एक्यूज को बुलाया जाता है, वहां पे एक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स, चार्जशीट में क्या आई है, उसके साथ जो भी एविडेंस उसके अगेंस्ट है, इंक्लूडिंग एफआईआर। तो एफआईआर की एक कॉपी किसके पास जाती है? एक्यूज के पास जाती है, एक्सीडेंट। लास्ट कॉपी, 5th कॉपी, हाँ जी, मैंने 2-3 बार इसकी रेफरेंस दी है, एनसीआरबी। एनसीआरबी स्टैंड्स फॉर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। हाँ जी, ये सारे क्राइम्स का रिकॉर्ड रखते हैं, कितना क्राइम हुआ है, कितने में चार्जशीट हुआ है, कितने में अरेस्ट हुआ है, कितनों का ट्रायल खत्म हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड जो है एनसीआरबी रखती है और इसकी ईयरली रिपोर्ट इशू की जाती है। हाँ जी, एक कॉपी जाती है जो स्टेट के लेवल पे मेंटेन करती है, जिसको फर्दर यूज करती है एनसीआरबी। क्लियर है? तो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास एक कॉपी जाती है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। 5 कॉपीज हैं। हाँ जी, क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, वेदर इट इज मैंडेटरी टू रिकॉर्ड एफआईआर और नॉट। क्या पुलिस वाला लाइबल बाउंड है एफआईआर रिकॉर्ड करने के लिए या नहीं? क्या वो रिफ्यूज कर सकता है? मैम ये हो सकता है इसमें, जैसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, बट वो इन्वेस्टिगेट करके उसके बाद अगर उसे लगता है कि इसमें कोई है। हमने अभी कहा आप वर्ड इन्वेस्टिगेशन यूज करें, इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप तो एफआईआर। हाँ जी, मैम बाउंड है वो रिकॉर्ड करने को, पर अगर आई थिंक बहुत ही फ्लिमजी ग्राउंड्स हो तो फिर वो प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकता है, शायद ये ललित कुमारी के केस में ओके। कर सकता है। हाँ जी, और कोई? हाँ जी, इसका आंसर किया भजन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट ने। हाँ जी, सेक्शन 154 देखो और सेक्शन 41 देखो। हाँ जी, दोनों को कंपेयर करो। हाँ जी, सेक्शन 154 एंड सेक्शन 41, यहाँ पे वर्ड क्या है? एवरी इंफॉर्मेशन। हाँ जी, अंडरलाइन करिए, इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन। सबसेक्शन 1 में वर्ड है एवरी इंफॉर्मेशन। हाँ जी, सेक्शन 41 रीड करो। शिफाली रीड करना एक बार। मैम सेक्शन 41। हाँ जी, मैम एक सेकेंड। Section 41. When police arrest without warrant, any police officer may, without an order from magistrate and without a warrant, arrest any person A who commits in the presence of police officer a cognizable offence against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term. हाँ जी, बस शिफाली, वर्ड क्या यूज है? रीजनेबल इंफॉर्मेशन और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। वहां पे जो इंफॉर्मेशन वर्ड है उसके साथ हमने एक और वर्ड यूज किया, रीजनेबल या क्रेडिबल। लेकिन सेक्शन 154 में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया। हाँ जी, ये डिफरेंस जो है पहली बार ये इसलिए क्रिएट किया गया है क्योंकि एफआईआर में सिर्फ 154 में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए कह रहे हैं जिससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो सके। लेकिन सेक्शन 41 का जो इफेक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंस है, वो क्या है? इट विल डिप्राइव अ पर्सन फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी। वहां पे फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन इज इन क्वेश्चन। क्लियर है? इसीलिए वहां पे हमने स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स यूज किए हैं कि इंफॉर्मेशन है जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, क्रेडिबल होनी चाहिए, जिसपे हम रिलाई कर सके। लेकिन ऐसा कोई भी वर्ड हमने 154 में यूज नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग है, देन जो ऑफिसर है ही इज बाउंड टू रिकॉर्ड दैट इंफॉर्मेशन। ही कांट से कि मैं इसे रिकॉर्ड नहीं करूँ। क्लियर है? फिर रमेश कुमारी का केस आया 2006 में, जहां पे कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाला ये नहीं कह सकता कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं है जिसके बेसिस पे कन्विक्शन हो सके या इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जा सके। ये स्टेज आफ्टर एफआईआर स्टार्ट होती है।
सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है, ये आप कैसे अभी से कह सकते हो इस प्रिलिमिनरी स्टेज पे, बिकॉज ये तो बहुत इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे कोई आपको एफआईआर दे रहा है। इसके बाद हमारे पास सेक्शंस हैं जहाँ पे पुलिस वाले को अगर लगता है कि सफिशिएंट मटेरियल नहीं है तो वो क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं। वो लेकिन कहते हैं आफ्टर एफआईआर है, एट द टाइम ऑफ लॉजिंग ऑफ एफआईआर हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है, तो पुलिस वाला बाउंड है टू रिकॉर्ड एफआईआर अंडर सेक्शन 154 इफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्लियर है? हाँ जी, इस पे फुल फ्लेज गाइडलाइंस दी सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ ललिता कुमारी। ललिता कुमारी केस में कोर्ट ने कहा पहली बार पुलिस वाला मैंडेट, पुलिस ऑफिसर इज बाउंड टू लॉज एफआईआर इफ इट इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर जैसे अखिल ने बात की कि इन्वेस्टिगेशन कर सकता है पुलिस वाला एफआईआर लॉन्च करने से पहले, द वर्ड इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, इट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है अगर वहां पे ये डाउट है कि जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल है या नहीं है। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो इसके रिगार्डिंग नहीं है कि क्राइम हो जो है उसमें सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है, क्या हम कि उसको गिल्टी कर सकते हैं या नहीं है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जो फोकस है वो सिर्फ क्या रहेगा कि क्या जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल इन नेचर है या नहीं है, क्योंकि अगर इसके रिगार्डिंग डाउट है तभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। अदरवाइज अगर नेचर ऑफ ऑफेंस क्लियर है कि कॉग्निजेबल है, उस केस में पुलिस वाले के पास कोई अथॉरिटी नहीं है टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। क्लियर है? वहां पे लॉन्च करना ही पड़ेगा। थर्ड, कोर्ट ने कहा देयर आर फ्यू ऑफेंसेस, करप्शन केसेस हो गए, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस हो गए, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, जहाँ पे फॉल्स केसेस के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बर्डन करना या अब्यूज ऑफ प्रोसेस करना, मतलब हमने हैरास करने के लिए अगर हम एफआईआर लॉन्च करवा रहे हैं उन केसेस में, वहां पे 4-5 केसेस बताए, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, करप्शन के, इन केसेस में नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है पुलिस। क्लियर है? इन केसेस में जो 4-5 केसेस बताए हैं उन केसेस में पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है टू चेक वेदर द केस इज मेड आउट और नॉट। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। फिर कोर्ट ने कहा कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। कोर्ट ने टाइम दिया 7 डेज। फिर इस जजमेंट को दोबारा उन्होंने कहा कि इसको मॉडिफाई किया जाए बिकॉज 7 डेज इज वेरी लेस, तो कोर्ट ने कहा 15 डेज। क्लियर है? 15 डेज में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी। फिर अभी रिसेंटली क्वेश्चन इसी में से अराइज हो गया, जो गाइडलाइन दी थी ललिता कुमारी के केस में कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं इफ द केस इज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द केस या फिर टू फाइंड आउट कि क्या केस बनता है कि नहीं, वो इन केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। क्लियर है? क्वेश्चन अराइज हुआ, वहां पे पर्सन ने कहा कि जो एफआईआर है, केस के फैक्ट जो है कि एफआईआर रिलायबल नहीं हो सकती क्योंकि इस केस में पुलिस वाले ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट ही नहीं की है। उन्होंने ललिता कुमारी की गाइडलाइन को एनफोर्स करने के लिए कहा कोर्ट को कि पुलिस वाले ने मेरे केस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की है, तो ये जो एफआईआर है इट शुड नॉट बी एडमिसिबल, इट शुड नॉट बी। हाँ जी, कोर्ट ने कहा कि जो ललिता कुमारी की जो जजमेंट है वहां पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अलाउ तो की है बट ओनली इन फ्यू केसेस। उसके पैरामीटर्स हैं, पहला कि नेचर ऑफ ऑफेंस क्लियर नहीं है, सेकेंड केस में जहां अलाउ की है वो ओनली फ्यू केसेस, कुछ पर्टिकुलर केसेस मेंशन किए उन्होंने, मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस या करप्शन या मेडिकल, उन्हीं केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अलाउड है। अदरवाइज हर केस में जो पर्सन एक्यूज है वो ये नहीं कह सकता कि पुलिस वाले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करें उसके बाद एफआईआर लॉन्च। नो, द रूल इज इफ इट इज क्लियर, जो भी इंफॉर्मेंट बता रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर ये वो क्लियरली बता रहा है, फैक्ट्स क्लियर है इसके रिगार्डिंग, देन एफआईआर इज टू बी लॉन्च्ड। पुलिस वाले के लिए ये मैंडेटरी है। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर। कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? कोई डाउट? फिर केस हुआ है
हाँ जी, इस पे मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी। हाँ जी, निर्भया रेप केस याद है? याद है? हाँ जी, इस पे नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज भी आई है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन दिखाई हुई है विद रिगार्ड टू निर्भया केस। अदरवाइज अगर आप जजमेंट भी पढ़ो वहां पे भी जब, क्योंकि इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि जो एक मूविंग बस में ऑफेंस कमिट हुआ है, मूविंग बस में कमिट हुआ है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमें पता चला कि यहाँ से बस चल रही थी, वहां पे उन्होंने रॉबरी कमिट की पर्सन की। उसके बाद वो बस मूव कर रही है, नेक्स्ट स्टॉप पे उन्होंने उस बस में जो विक्टिम थी और उसके साथ जो एक उसके फ्रेंड था, दोनों उस बस में चढ़े और उस दौरान रेप कमिट हुआ इन दैट बस, और फिर उसके किसी एक पॉइंट पे आके फेंक दिया गया। वो बस में, ये मूविंग बस में हुआ था, तो वो बहुत सारे जुरिडिक्शन में फॉल कर रहा था केस, बहुत सारे जुरिडिक्शन में। हाँ जी, हर पुलिस स्टेशन की अपनी अपनी जुरिडिक्शन होती है और वो उस जुरिडिक्शन के केसेस को डील करते हैं। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर ऑफेंस 2 जुरिडिक्शन में है और एफआईआर फॉर एग्जांपल कि किस किस जुरिडिक्शन में लॉज होगी। फॉर एग्जांपल रेप हुआ है चंडीगढ़ में, लड़की है पंचकुला की, उसने अपने घर जाके बताया और घर वाले पंचकुला वाले पुलिस स्टेशन में ले गए जो उनके घर के पास था, तो क्या वो एफआईआर लॉन्च करने से मना कर सकते हैं कि ये जो ऑफेंस है ये यहाँ नहीं हुआ, ये तो कहाँ हुआ है, चंडीगढ़ में हुआ है? क्या ये अलाउड है? क्योंकि निर्भया केस में एफआईआर के रिगार्डिंग थी और केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी थी। वहां पे 2 जुरिडिक्शन के पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और दोनों ही क्या कर रहे थे, ये हमारे यहाँ फॉल नहीं करते, ये हमारे यहाँ फॉल नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आ जाता है जुरिडिक्शन का। तो यहाँ पे एफआईआर के रिगार्डिंग है कि अगर ऑफेंस किसी और स्टेट में या किसी और जुरिडिक्शन में हुआ है तो क्या पुलिस वाला रिफ्यूज कर सकता है टू रिकॉर्ड एफआईआर? No, ma'am. नो, यस, एक्सीलेंट, द आंसर इज नो। वहां पे पुलिस वाले को ये एफआईआर रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बट इसको कोई नंबर नहीं दिया जाता इस एफआईआर को, इसको कहते हैं 0 एफआईआर। उसको कैसे रिकॉर्ड करना पड़ता है? 0 एफआईआर। हाँ जी, ये रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस वाला जो है वो क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा दैट एफआईआर टू द पुलिस स्टेशन जिसकी जुरिडिक्शन है उस मैटर में। क्लियर है? इसकी कोई प्रोविजन नहीं है सच, लेकिन ये बहुत टाइम से एप्लीकेबल है, ये अप्लाई किया जाता है। हाँ जी, जब ये निर्भया केस हुआ उसके बाद ये रिकमेंड किया था लॉ कमीशन ने, वर्मा कमेटी जो बैठी थी उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि 0 एफआईआर को इंकलकेट किया जाए एज अ प्रोविजन। दो इसको इंकलकेट नहीं किया, बट ये उससे पहले से बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पे इसको रिकॉर्ड किया गया। क्लियर है? इस पे केस लिख लीजिए जहाँ पे इसको रिसेंटली डिस्कस किया है, और जो एफआईआर की मैंडेटरी है या नहीं उस पे जो केसेस है उनको लिख लीजिए, मैं आपको नोट्स भेज दूंगी। हाँ जी, फर्स्ट जो हमने इशू किया था वो था वेदर इट इज मैंडेटरी टू रिकॉर्ड एफआईआर और नॉट। हाँ जी, इस पे केसेस लिखिए। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, 1992 सुप्रीम कोर्ट, 1992 सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने जो आंसर किया था वो किससे रिगार्डिंग किया था? 154 सबसेक्शन 1 को रीड किया इन्होंने, सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 के साथ, टू क्रिएट द डिफरेंस। क्लियर है? और फिर उन्होंने कहा दैट इट इज मैंडेटरी। हाँ जी, सेकंड केस लिखिए, रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट ब्रैकेट में एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, 2006 सुप्रीम कोर्ट, 2006 सुप्रीम कोर्ट। हाँ जी, इसमें उन्होंने कहा कि हमें एक बार रिपीट कर दो। रमेश कुमारी वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली, स्टेट एनसीटी दिल्ली, 2006 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सफिशिएंट मटेरियल या एविडेंस नहीं है, ये पोस्ट एफआईआर स्टेज है, एट द टाइम ऑफ एफआईआर आप ये डील नहीं कर सकते। तो अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हो रहा है इंफॉर्मेशन से, देन पुलिस वाला इज बाउंड टू रिकॉर्ड दैट एफआईआर। जी, थर्ड केस जो है ये लैंडमार्क केस है,
अगर ये इश्यू आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है विद रिगार्ड टू मैंडेटरी लॉजिंग ऑफ एफआईआर, आप ललिता कुमारी का केस मिस कभी नहीं कर सकते, आपको इसकी गाइडलाइंस मेंशन करनी पड़ेगी। क्लियर है? ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 हाँ जी, यहाँ पे फर्स्टली उन्होंने कहा मैंडेटरी है, सेकेंड उन्होंने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं इफ द नेचर ऑफ ऑफेंस इज नॉट क्लियर टू डिसाइड कि कॉग्निजेबल है या नहीं है। थर्ड जो उन्होंने कहा कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के केसेस हैं जहाँ पे फॉल्स केसेस हो सकते हैं या क्रिमिनल लॉ को यूज करके हम पार्टी को हरास करने की कोशिश कर रहे हैं। वो केसेस कौन से थे? मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, कमर्शियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस, करप्शन, या फिर जहां पे एफआईआर है वो बहुत डिले से रिकॉर्ड की गई है। क्लियर है? क्योंकि वहां पे कंकोटेड हो सकती है स्टोरी, इसीलिए इन ऑफेंसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट की जा सकती है। क्लियर है? फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का टाइम पहले 7 डेज था, उसके बाद क्या टाइम पीरियड कर दिया उन्होंने? 15 डेज। एंड इन एक्सट्रीम केसेस अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है तो 6 वीक्स। क्लियर है? ये थी ललिता कुमारी की जजमेंट। हाँ जी, उसके बाद अभी हम कौन से इशू डिस्कस कर रहे थे? जी, लॉज एफआईआर। हाँ जी, उसके बाद हमने कहा वेदर इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। सेकंड इशू था वेदर इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी और नॉट। हाँ जी, इस पे केस लिखिए, केस का नाम मैं नोट सेंड कर दूंगी, आप नाम लिख लीजिए। स्टेट बाय कर्नाटका लोकायुक्ता, स्टेट बाय कर्नाटका लोकायुक्ता पुलिस स्टेशन बेंगलुरु, स्टेट बाय कर्नाटका लोकायुक्ता पुलिस स्टेशन बेंगलुरु वर्सेस M.R. Hiremath 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 2019 Volume 7 SCC पेज नंबर 515। यहाँ पे उन्होंने कहा मैंडेटरी नहीं है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस जो ललिता कुमारी में मेंशन। क्लियर है? हाँ जी, फिर हमने किया 0 एफआईआर पे दैट इट इज मैंडेटरी टू लॉज इट। क्लियर है? उसके बाद हम उसे ट्रांसफर कर देते हैं जिस भी पुलिस स्टेशन की जुरिडिक्शन होगी। क्लियर है? हाँ जी, इसको डिस्कस किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, इसको डिस्कस किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने इन कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स। कीर्ति वशिष्ठ वर्सेस स्टेट एंड अदर्स 2019 दिल्ली हाई कोर्ट 2019 दिल्ली हाई कोर्ट। 0 एफआईआर। हाँ जी, एफआईआर को अगर हम टाइप्स करते हैं उसकी 2 टाइप्स हैं। एक तो हमने अभी किए 0 एफआईआर, सेकेंड इज क्रॉस एफआईआर। क्रॉस एफआईआर को हम एक और इशू है मल्टीपल एफआईआर के साथ डिस्कस करते हुए डील करेंगे। सेकेंड टाइप इज क्रॉस एफआईआर जिसको हम मल्टीपल एफआईआर के साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, जब हमने कहा कि एक कॉपी एक्यूज को देनी है, हमने अभी किया कि कॉपीज जो है एफआईआर की वो 5 कॉपीज बनाई जाती हैं जिसमें से एक कॉपी जो है एक्यूज को दी जाती है अंडर सेक्शन 207। क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या एक्यूज को बिफोर दैट स्टेज एफआईआर की कॉपी मिल सकती है या नहीं, क्योंकि एफआईआर एक्यूज के अगेंस्ट है तो उसको एट द राइट टाइम उसको लीगल एड भी चाहिए, वो अपने वकील से डिस्कस करेगा, एंटिसिपेटरी बेल भी लगानी है। तो क्या एफआईआर की कॉपी एक्यूज को मिल सकती है एट बिफोर दैट स्टेज?
हाँ जी, यस मैम। कौन से केस में मिल सकती है? कौन से केस में ये हुआ है? यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, एक्सीलेंट। कोर्ट ने डिस्कस किया वेदर एफआईआर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और नॉट। हाँ जी, पब्लिक डॉक्यूमेंट की जो प्रोविजन है वो कौन से लॉ में? Evidence Act. Evidence Act, Section 74 deals with Section 74 of Evidence Act talks about public document, and Section 76 talks about certified copy of public document. हाँ शिफाली, एक बार रीड करेंगे Section 74 of Evidence Act? Yes, ma'am, 2 minutes. हाँ जी, Section 74, Public Document. The following documents are public documents. Subsection 1. Documents forming the acts or records of all the acts of sovereign authorities, of official bodies and tribunals, and of official officers, legislative, judicial, and executive of any part of India or of the Commonwealth or of a foreign country. हाँ जी, जो ऑफिसर्स वाला पार्ट है थर्ड, उसको रीड करना, दोबारा से स्लोली रीड करना. Of public officers, legislative, judicial, and executive of any part of India. हाँ जी, जो भी रिकॉर्ड है अगर वो पब्लिक ऑफिसर के पास है तो वो क्या माना जाता है? उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट मानते हैं. एंड पुलिस ऑफिसर इज अ पब्लिक ऑफिसर. इसीलिए कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो एफआईआर है, बिकॉज वो पब्लिक ऑफिसर के पास है, रिकॉर्ड है उसका, तो इसीलिए एफआईआर इज ऑल्सो पब्लिक डॉक्यूमेंट. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है. फिर गाइडलाइंस इशू की गई, क्योंकि एक्यूज का इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है, उसको सही रेमेडी भी अवेल करनी है. और अंडर आर्टिकल उन्होंने फॉल करवाया अंडर आर्टिकल 21 कि उसको टाइमली लीगल एड ले पाए, पब्लिक जो पर्सनल लिबर्टी है वो इन्फ्रिंज ना हो जाए. इसलिए उन्होंने कहा कि एक्यूज का ये राइट है टू गेट अ कॉपी ऑफ एफआईआर. उन्होंने क्या किया? गाइडलाइंस इशू की कि जितनी भी एफआईआर रिकॉर्ड होगी उसको विद इन 24 आवर्स ही ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाए. क्लियर है? अब क्या रूल है कि जब भी एफआईआर रिकॉर्ड होगी उसको विद इन 24 आवर्स ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ेगा. अगर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो कहाँ अपलोड करना पड़ेगा? स्टेट की साइट पे अपलोड करना पड़ेगा. क्लियर है? सो दैट कोई भी उसका एसेस ले सके. अगर जो कुछ सेंसिटिव केसेस होते हैं, पोक्सो के हो गए या कुछ अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जहाँ पे अपलोड करना इज नॉट कन्वीनियंट, वहाँ पे कुछ एक तो एक्सटेंशन मिल जाएगी और वहाँ पे आप रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस कि क्या रीजन है कि हम इसको अपलोड नहीं करेंगे. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है. इसकी जो गाइडलाइंस हैं वो इश्यू की गई थी यूथ बार एसोसिएशन versus Union of India and others, (2016) सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई सेंसिटिव मैटर के एफआईआर नहीं दी जाती तो वहां पे कमेटी बिठाई जाती है 3 मेंबर्स की टू चेक कि क्या वो ग्राउंड जो है जिसके ग्राउंड पे रिफ्यूज किया गया क्या वो सही है या नहीं. क्लियर है? ये सारी गाइडलाइंस यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इशू की गई थी. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है. उसके बाद अब एक्यूज हैज अ राइट टू गेट अ कॉपी ऑफ एफआईआर. क्लियर है? क्लियर है? बिकॉज मैंने आपको क्रक्स समझा दिया इसका. बाकी की जो मिन्यूट डिटेल्स हैं वो मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, आप प्लीज उसमें से नोट डाउन कर लीजिए. क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है. हाँ जी, नेक्स्ट आते हैं. क्योंकि सेक्शन 154
सबसेक्शन 1 इज साइलेंट ऑन दिस एस्पेक्ट, तो क्वेश्चन है क्या जो FIR है वो एक से ज्यादा लॉन्च हो सकती है? एक इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर, हाँ जी सॉरी इससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस हो गया, हु कैन लॉन्च FIR। हाँ जी इसको बाद में डिस्कस करते हैं, मल्टीपल FIRs के एस्पेक्ट को। एक इम्पोर्टेंट इश्यू मिस हो गया, दैट इज विद रिगार्ड टू हु कैन लॉन्च FIR। 154 सबसेक्शन 1 इन्फॉर्मेंट की बात करता है, लेकिन वर्ड जो यूज है वो है इन्फॉर्मेंट, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसे कहते हैं इन्फॉर्मेंट। ये इन्फॉर्मेंट कौन हो सकता है? हाँ जी इसके रिगार्डिंग, क्योंकि सब सेक्शन में कोई मेंशन नहीं है, इन्फॉर्मेंट कोई भी हो सकता है। द वन हु गिव्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, हम उसे इन्फॉर्मेंट कह सकते हैं। इन्फॉर्मेंट खुद एक्यूज भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकती है, कोई फाइट विटनेस है जो बायस्टैंडर्स कहते हैं, जो देख रहे हैं आई विटनेसेस, वो भी हो सकते हैं, या फिर हियर से भी इंफॉर्मेंट हो सकता है। हियर से क्या होता है? सुनी सुनाई बात, प्रोवाइडेड जो वो इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑथेंटिक होनी चाहिए, मतलब उसके पास ऐसा नहीं है कि रैंडम सी कोई र्यूमर नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी अ र्यूमर। क्लियर है? इफ इट इज नॉट अ र्यूमर देन इवन अ हियर से पर्सन जिसने हियर से किया है वो भी इंफॉर्मेंट हो सकता है और FIR लॉन्च करवा सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन अराइज होता है तो क्या टेलीफोन पे FIR लॉन्च करवा सकते हैं आप? Yes, ma'am. करवा सकते हैं, ईमेल से, टेलीफोन से। हाँ जी यहाँ पे मैंने देखा 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, मैं फोन कर रही हूँ, हाँ जी प्लीज जल्दी आ जाइए, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, प्लीज जल्दी आ जाइए। क्या ये FIR, इसको FIR अमाउंट किया जा सकता है? हाँ जी ओरल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी ना? हाँ तो फिर FIR ओरल भी हो सकती है, रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। हाँ तो क्वेश्चन यहाँ पे यही है, क्या ये FIR अमाउंट होगी या नहीं होगी? हाँ मैम जी जो इसको, कॉग्निजेबल हाँ जी मैम कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिस्क्लोजर होना जरूरी है। ओके। हाँ जी यहाँ पे इस इश्यू को, ये जो इश्यू है विद रिगार्ड टू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कि क्या उसको FIR अमाउंट करेंगे या नहीं, ये रेज हुआ जसिका लाल हत्याकांड। रिमेम्बर सिद्धार्थ विशिष्ट वर्सेस स्टेट ऑफ NCP दिल्ली 2010, याद है? जहाँ पे जो जसिका लाल थी वो एक बारटेंडर थी, वहां पे मनु लाल करके एक पर्सन था, काफी इन्फ्लुएंशियल था, वो वहां पे आया और उसने एक ड्रिंक ऑर्डर की। जसिका लाल ने कहा कि वो अभी नहीं दे सकती बिकॉज टाइम हो चुका है, इसके बाद हम सर्व नहीं करते, तो उन्होंने एग्रेशन में उसको शूट कर दिया। हाँ जी इसकी इंफॉर्मेशन जो थी एक ऐसे पर्सन ने दी जो क्लब या जो वो जगह थी बाहर, उसके बाहर था, और उसको सिर्फ ये पता चला कि अंदर कुछ ऐसा हुआ है, तो ही इन्फॉर्म द पुलिस की यहाँ पे गोली चली, आप आ जाइए। क्लियर? उसके बाद जब पुलिस आई, उन्होंने पूछताछ शुरू की, तो वहां पे जो ऑनर थी उसने कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता। वहां पे श्याम करके कुछ एक पर्सन था जो जसिका लाल का फ्रेंड भी था, उसके साथ काम भी करता था, और ही वॉज प्रेजेंट एट दैट प्लेस, कि ही वॉज देयर, आप उससे पूछिए, आप उससे पूछिए। हाँ जी जो इंफॉर्मेशन श्याम मुंशी ने दी वो रिकॉर्ड की गई। क्वेश्चन राइज हुआ कि FIR किसे मानेंगे, जो श्याम मुंशी की स्टेटमेंट थी उसको मानेंगे या जो टेलीफोन से कॉल आई थी उसको मानेंगे? एक्यूज के वकील ने कहा कि जो कॉल थी उसी को हम FIR मानेंगे बिकॉज वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी, और जो प्रोसिक्यूशन थी वो चाहती थी कि जो श्याम मुंशी की स्टेटमेंट है उसको FIR अमाउंट किया जाए। क्लियर? वहां पे कोर्ट ने कहा कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है, जो टेलीफोनिकली इन्फॉर्म किया जाता है, मेजॉरिटी केसेस में जो फर्क है कि आप इन पर्सन जाके इंफॉर्मेशन दे रही है, जो टेलीफोनिक है, मेजर डिफरेंस ये है जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है वो मेनली की जाती है
टू गेट द हेल्प ऑफ द पुलिस, कि कोई ऐसा ऑफेंस हो रहा है, होने वाला है, ताकि पुलिस की हेल्प ली जा सके टाइमली, नॉट टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। वहां पे जो पर्पस है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने का नहीं है, वो मेनली पर्पस क्या होता है, टू गेट पुलिस हेल्प, टाइमली पुलिस हेल्प। क्लियर है? इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी उस पर रिलाई नहीं किया और कहा कि जो श्याम मुंशी की स्टेटमेंट है हम उसको FIR अमाउंट करेंगे। हाँ जी, फिर कोर्ट ने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है इसके जो पैरामीटर्स हैं, हाँ जी, अगर कॉलर की आइडेंटिटी क्लियर हो सकती है या क्लियर है, और मैसेज जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। क्लियर है? अगर ऐसा है उन केसेस में तो हम उसको FIR मानते हैं। क्रिप्टिक ना हो। हाँ, वर्ड होता है क्रिप्टिक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। इट मीन्स वेग विच इज नॉट क्लियर, जहां पे इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में नहीं है, ये भी नहीं पता कौन कॉल कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। इट मीन्स मैसेज जो है क्लियर नहीं है, बस उन्होंने कॉल करके पुलिस को बताया है। उस केस में जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो FIR अमाउंट नहीं होगी। क्लियर है? बट अगर एस्टेब्लिश हो जाता है, फोन कॉल क्लियर है, मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं सामने मिस्टर A जो है मिस्टर B का मर्डर कर रहा है, ये मर्डर किया है, जहां पे इंफॉर्मेशन क्लियर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इस जगह हुआ है, क्लैरिटी है, उस केस में टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कैन बी ट्रीटेड एज FIR। क्लियर है? तो कोई रूल नहीं लेट डाउन कर सकते, ये हमें देखना पड़ेगा कि किस टाइप की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। क्लियर है? अगर इस पे प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको वहां पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन है वो कैसी है। क्लियर है? क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस, कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस रिवील हुआ है उसमें या नहीं, या सिर्फ कॉल करने वाले की इंटेंशन थी पुलिस की हेल्प लेनी। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है इस पे? जैसे आपने अभी एग्जांपल देखी, A और B, A ने देखा कि B और C का मर्डर कर रहा है, तो इसमें अगर वो अपना उसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं करता, तो जरूरी नहीं है आइडेंटिफिकेशन क्लियर करें। तब भी इसलिए FIR मानेंगे, और वहाँ पे कोई भूल नहीं है, पुलिस आके देखो, उसने देखा मर्डर तो हुआ है, तो FIR किसको मानेंगे? हाँ जी, यहाँ पे अपने आप को बनाएंगे इंफॉर्मेंट यहाँ पे क्या है कि क्लियर नहीं है इंफॉर्मेशन, सॉरी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन तो क्लियर है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, बट इंफॉर्मेंट ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की है। द रीजन भी क्योंकि प्रैक्टिकली यही होता है कि हर कोई पुलिस से बचना चाहता है। आप हेल्प तो करना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैंने अपना नाम बता दिया तो पुलिस मुझे बार बार कॉल करेगी, मुझे हैरास करेगी, मुझे कोर्ट के धक्के खाने पड़ेंगे, तो वो बताते नहीं है इस चीज को। तो यहाँ पे हमने अभी जब मैंने कहा, आपने ध्यान से नहीं सुना, या तो आइडेंटिटी रिवील हो या उसकी आइडेंटिटी पता लग सकती है कि किसने कॉल की। इट मीन्स इंफॉर्मेंट की इंफॉर्मेशन ये होना जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेंट कौन है, हमें इंफॉर्मेंट पता ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है। बिकॉज जब हमने इंफॉर्मेंट कहा कि कौन इंफॉर्मेंट हो सकता है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेंट हो सकता है। पुलिस वाला अपनी इंफॉर्मेशन पे भी कोई जाते हुए बता रहा है, या पुलिस वाले ने कुछ सुना है, या पुलिस वाले ने देखा, वो खुद भी इंफॉर्मेंट हो सकता है। अगर इंफॉर्मेंट नहीं भी है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आई है, वहां पुलिस वाले इंफॉर्मेंट नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेंट की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे इंफॉर्मेंट का हमें जरूरी नहीं कि इंफॉर्मेंट होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की होनी चाहिए, ये मैंडेटरी। क्लियर है? अगर अदरवाइज इंफॉर्मेशन इज वेरी मच क्लियर, क्रेडिबल है, तो हम उस पर रिलाई करेंगे और उसको FIR मानेंगे। क्लियर है? क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट इसके रिगार्डिंग? हाँ जी, इस पे केस का नाम लिखिए, रहते इस पे आप लिख ही लीजिए थोड़ा सा। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। हाँ जी, मैम सबसेक्शन 1 में लिखा है साइन बाय पर्सन गिविंग। हम इसकी बात करेंगे कि क्वेश्चन है कि FIR का जो हम सबसेक्शन 1 रीड कर रहे हैं उसमें लिखा है इट शुड बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट, अ कॉपी शुड बी गिवन टू द इंफॉर्मेंट। अगर ओरली है तो रेड करके, राइटिंग में करके उसको रेड करके बताना है इंफॉर्मेंट को। ये प्रोसीजरल फैक्टर्स हैं।
हम इस पे करेंगे, आज नहीं करेंगे, पहले हम एफआईआर के बाकी एस्पेक्ट्स को डील करेंगे, फिर हम डील करेंगे कि ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने कहा है स्टार्टिंग में कि सबसेक्शन 1 में एक तो ये बताया कि इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग होनी चाहिए, सेकंड उसका प्रोसीजर डिस्कस किया कि कैसे हम उसको नोट डाउन करते हैं एफआईआर को। तो हम जो इशू है वो है कि क्या जो प्रोसीजर एस्पेक्ट्स हैं ये मैंडेटरी हैं या डायरेक्टरी हैं, कि अगर ये मैंडेटरी है तो अगर ये फुलफिल नहीं हुए तो क्या एफआईआर क्वेश्चनेबल हो जाएगी, या अगर ये नहीं भी फुलफिल हुए तो भी वो ऑथेंटिक मानते हैं। ये क्वेश्चन है, लेकिन हम ये नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, अभी हम उसके बाकी एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। The apex court in the case of Siddharth Vashisht versus Siddharth Vashisht, Manu Sharma का ही नाम है, Siddharth Vashisht versus State NCT of Delhi, State ब्रैकेट में NCT of Delhi, 2010 Supreme Court, 2010 Supreme Court, हाँ जी, इस पे लिखे the apex court in this case, the apex court in this case held that cryptic telephonic messages could not be treated as FIR, as their object is only to get the police to the scene, as their object is to get the police to the scene of offense, and not to register the FIR, full stop. The court in this case observed that the information about the commission of cognizable offense, given डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए, in person at the police station, double inverted comma close, and the information about a cognizable offense, given double inverted comma में लिखिए on telephone, double inverted comma close, have forever been treated by this court on different pedestals, full stop. The rationale for the said differential treatment is that the information given by an individual on telephone to the police is not for the purpose of lodging a FIR, comma, but rather to request the police to reach the place of occurrence, full stop. Whereas the information is given in person,
given in person is for the purpose of lodging of FIR. Thus, merely because the information given on phone was prior in time would not mean that the same would be treated as FIR full stop. ये तो थी सिद्धार्थ विशिष्ट के केस में जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है. उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बनाएंगे. But a telephonic message can be treated as FIR if one, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. If it is first at the given point of time, मतलब वो सबसे पहले होना चाहिए. It is first at the given point of time, and second, it clearly को underline कर लीजिए. It clearly discloses the commission of cognizable offense. Discloses the commission of cognizable offense. Clear? हाँ जी, FIR लॉन्च करने में अगर डिले हो जाती है, हाँ जी, क्या उससे प्रोसिक्यूशन का केस खत्म हो जाएगा? क्या इफेक्ट पड़ेगा? और डिले इन लॉन्चिंग FIR इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बिकॉज FIR डिले हो जाती है अगर, तो ये सस्पिशन अराइज हो जाता है कि FIR को हम इतना महत्व इसलिए देते हैं कि FIR जब रिकॉर्ड हुई है वो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम है कि इमीडिएटली ऑफेंस के बाद हम FIR लॉन्च करवा दिए, कि पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसमें उस स्टोरी को बना के बताए. तो जो भी हम बिलीव करते हैं कि जो FIR में इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि वो एकदम उसी इमीडिएटली हमने रिकॉर्ड करवाई है, तो उसमें बिल्कुल भी कंकोटेड स्टोरी नहीं होगी. कंकोटेड मीन्स उसमें कुछ भी बना के नहीं बताया हुआ कि हमने उसमें कि चल मैं ये बता देता हूँ, उसको इन्वॉल्व कर लेते हैं, उसको इम्प्लीकेट कर देते हैं. उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं बिकॉज हमने इमीडिएटली दिए. और सेकेंड है कि वो एकदम फ्रेश बताया, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट बताई होगी बिकॉज याद रहती है. लेकिन जब डिले हो जाती है तो उसमें एक तो जो इंफॉर्मेशन है उस पर कितना रिलाय करें उस पर भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि डिले हो गई है तो हम फैक्ट्स को विद टाइम भूल जाते हैं. फर्स्ट. सेकेंड, सस्पिशन अराइज हो जाता है कि जब इतनी देर बाद बताई है तो जानबूझ के सामने वाले को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जाती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है. हाँ जी, क्या हर डिले में ये होता है या नहीं होता? या कोर्ट कुछ डिले को कंडोन भी कर सकती है. कंडोन मीन्स कोर्ट कह सकती है कि ये जो इंफॉर्मेशन है, जो डिले है, ये रीजनेबल है
विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, तो हम इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। एफआईआर पे जो डिले की वजह से लेट लॉज हुई है, हम उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, हम इसके डिले को कंडोन करेंगे। हाँ जी, ये हुआ दिल्ली गैंग रेप में। दो वहां पे जो, बिकॉज विक्टिम वहां पे बहुत एग्रीव्ड थी, सॉरी बहुत ब्रूटली रेप कमिट किया गया था, बहुत ज्यादा फिजिकल इंजरीज थी। तो पुलिस में जो पीसीआर थी और जो विक्टिम के साथ जो उसका फ्रेंड था, उन्होंने पहले विक्टिम को हॉस्पिटलाइज करवाया, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। उसके बाद जो उसका फ्रेंड था उसने स्टेटमेंट दी, जिसे हमने एफआईआर की तरह ट्रीट किया। क्लियर है? वहां पे एक्यूज ने क्वेश्चन खड़ा किया कि इंसिडेंट तो 11 बजे हो गया और जो एफआईआर है वो 3-4 बजे जाके लॉज हुई है, देयर इज अ डिले इन लॉजिंग एफआईआर। तो जो एफआईआर है वो खुद ही क्वेश्चन मार्क में आ गई। हाँ जी, कोर्ट कहती कि जो डिले है, जो एफआईआर है, एफआईआर इज इम्पॉर्टेंट, बट सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है कि अगर विक्टिम को हॉस्पिटलाइज वगैरह करवाना है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, पहले हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर डिले है, वहां पे प्रोसिक्यूशन अगर रीजनेबली उसको जस्टिफाई कर देता है, देन इट विल नॉट पुट एफआईआर इन क्वेश्चन, तो वो कोर्ट कंडोन कर देती है। अगर उसकी रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे देती है, जैसे इस केस में उनके पास जस्टिफिकेशन थी कि ब्रूटली इंजर किया गया था विक्टिम को और वहां पे उसको हॉस्पिटलाइज करवाना जरूरी था, इसलिए जो डिले है 4-5 घंटे की वो उस वजह से। तो अगर प्रोसिक्यूशन अपनी डिले को जस्टिफाई कर देती है, देन तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर एफआईआर में डिले है तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर रीजनेबली आप जस्टिफाई नहीं कर पाते तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, जिसकी वजह से एफआईआर को कई बार हम कंसीडर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे हम इस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते कि पूरे चांस हैं कि हमने डिले करके जो इंफॉर्मेंट है उसने एफआईआर को लेट रिकॉर्ड करवाया ताकि वो स्टोरी बना के एक्यूज को इम्प्लीकेट कर सके। क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। ये रूल नहीं है कि अगर डिले है तो एफआईआर जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर विच इज कंसीडर्ड बाय द कोर्ट। क्लियर है? एंड प्रोसिक्यूशन इज बाउंड टू गिव रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। क्लियर है? फिर कोर्ट ने कहा बट देयर आर सम केसेस जहां पे जस्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन्ड होते हैं। वो कौन से केसेस हैं? सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, मैट्रिमोनियल केसेस हो। द रीजन बीइंग क्योंकि इसके साथ सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, सोशल स्टिग्मा अटैच्ड है, तो उन केसेस में जो डिले है वो ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि सोसाइटी के सामने आना है। पहले तो इसका जो इफेक्ट है पर्सन पे वो बहुत ग्रेव हो, मतलब उस चीज का इंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, वो उस चीज से ओवरकम नहीं कर पाता। फिर ये बात लोग क्या कहेंगे हमारे, बिकॉज सिनेरियो ऐसा है, तो वहां पे डिफिकल्ट है टू कम अप इन ओपन एंड लॉज एफआईआर। क्लियर है? तो उन केसेस में ये सेल्फ एक्सप्लेन। क्लियर है? हाँ जी, इस पे केसेस नोट करिए। Mukesh and another versus State of NCT Delhi, State for NCT Delhi, 2017, 2017, 2017. सुप्रीम कोर्ट। जो डिले केसेस है, चाहे डिले हो, पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता ना एफआईआर लॉज करने से, चाहे डिले। हाँ जी, उनका डिले अगर ज्यादा भी हो, पुलिस ऑफिसर मना नहीं कर सकता। ये हमने ललिता कुमारी में जब केसेस किए हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के, कि जहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोर्ट कंडक्ट कर सकती है, उसमें उन्होंने मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस, मेडिकल नेग्लिजेंस, उसका लास्ट पॉइंट ये है कि अगर इनऑर्डिनेट डिले है, मीन बहुत ज्यादा डिले है, 1 साल बाद केस आ रहा है, 1.5 साल बाद आ रहा है, उस केस में पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च करने से पहले एक बार प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, ये तो था लेटेस्ट केस। इससे पहले केसेस लिखिए। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोहली,
जोसेफ मिंगल कोहली 1997 बॉम्बे हाई कोर्ट। हाँ जी, इस पे लिखिए, आप इस पे लिखिए। मैम एक बार केस का नाम रिपीट कर स्टेट दीजिए। ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस जोसेफ मिंगल कोहली KOLI 1997 बॉम्बे हाई कोर्ट। हाँ जी, इस पे लिखिए। The court observed that the answer to the question whether FIR in a given case has been lodged belatedly or not is always a question of fact and has to be answered bearing in mind the facts of the case and also the explanation furnished by the prosecution full stop। Continue to make it. There can be no mathematical computation of the time taken in lodging of FIR full stop। What the court has to examine is whether the delay is inordinate and whether any cogent explanation is forthcoming in case it is so, comma, some delay in lodging of FIR is only natural and would not detract from the value to be attached and would not full stop value to attach नेक्स्ट लिखिए इन स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट हाँ जी इसमें लिखिए इन दिस केस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट held that in certain cases like rape, dowry demand, corruption cases, etc., the delay is automatically explained. As in cases of rape or matrimonial offences, the very nature of the crime, comma के बाद लिखना, the very nature of the crime and social stigma attached to it sufficiently explains the delay in lodging of FIR. हाँ जी एंड में लिखिए 10 दोनों को हम कंक्लूड कर रहे हैं 10 mere delay in lodging the FIR
is not necessarily fatal, is not necessarily fatal to the case of the prosecution, to the case of the prosecution. However, full stop के बाद लिखना, however, the fact that report has been lodged, however, the fact that the report has lodged belatedly, however, the fact that report has lodged belatedly is a relevant factor, is a relevant factor of which the court must take notice, of which the court must take notice. हाँ जी, जो मुकेश कुमार वाली जजमेंट है इसके मैं नोट्स आपको सेंड कर दूँ, क्लियर है, वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैं वैसे जितने आज एफआईआर केस जितने भी आपने लिखवाए थे इसकी भी जजमेंट सेंड कर देना। नोट्स सेंड करिए, नोट्स हाँ मैं अभी कर रही हूँ, अभी जो लिखाए हैं उसके लिए, जो जैसे कि अभी इसका है ना स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह। बच्चे ये ना मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो क्लियर नहीं होते कई बार, तो वो वाला पार्ट मैंने लिखवाया, जो ये प्रिंटेड नोट्स हैं ये मैं आपको भेज दूँ, क्लियर। हाँ जी, जो आज के केसेस हैं और जो गाइडलाइंस हैं, स्पेशली ललिता कुमारी की जो जजमेंट है, यूथ वेलफेयर वाली जो जजमेंट है, इनमें गाइडलाइंस हैं। इन गाइडलाइंस को ये मत सोचना कि लिखी हुई है हमने मेन पढ़ लिया बहुत है, ये गाइडलाइंस एज सच आ जाती हैं, जैसे जोगिंदर कुमार की गाइडलाइंस होगी, डीके बासु की, इनको हमें याद करना है। सिमिलरली हमें यूथ वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ललिता कुमारी जो केस है, इनकी जो गाइडलाइंस है वो हमें याद करनी है, क्लियर है। मैं आपको नोट सेंड कर दूंगी, आप इनको कंप्लीट करना और उनको प्लीज पढ़ के आना, बिकॉज आज हमने लिखा नहीं है, वरना हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। इनको पढ़ के आना, अगर कोई इश्यू हुआ तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे एफआईआर पर टॉपिक करेंगे, क्लियर है। और प्लीज ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना, बिकॉज एफआईआर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं, क्लियर है, जो सेक्शन 154 में प्रोविजन में कवर नहीं है बट अदरवाइज हमें कवर करने पड़ते हैं, क्लियर है। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट अभी तक, कोई डाउट? हाँ जी ठीक है, थैंक यू, हम कल क्लास को स्टार्ट करेंगे।